पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारी पड़ा आज भारतीय बाजारों के ऊपर, क्योंकि बिकवाली रही फ्रंटलाइन इंडेक्स में, बिकवाली रही मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रेशर रहा, जो शुरुआत से आज फ्लैट थे दोनों इंडिसेस, मिड कैप स्मॉल कैप, वो लास्ट आवर में जाके कहीं बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल निफ्टी में आज प्रेशर था और क्रूशियल जोन में बंद हुआ निफ्टी, कि आज जो इंपॉर्टेंट लेवल थे निफ्टी के 19,450 उसके नीचे जाके इंडिसेस में बंद दिए। तो जानकार तो मान रहा है 100-200 पॉइंट का और एक बड़ा डिप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इसके बाद नंबर्स में, लेकिन वील सी टू इट नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगला हफ्ता फिर एक दिन के लिए हम आएंगे मंडे को, फिर छुट्टी है ट्यूसडे को, तो हल्का ही रहेगा, लो वॉल्यूम ट्रेड रहेंगे उस दिन। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी बनी रहेगी, नंबर्स आने हैं, नंबर्स का लास्ट लैग है, तो अभी भी F&O कंपनियों के 8-10 कंपनियां तो आज ही F&O में नंबर देंगी, 4-5 नंबर आएंगे F&O के वीकेंड पे और मंडे को, और ज़्यादा ही मान लीजिए निफ्टी में, बल्कि ITC और डिवीज जैसी कंपनियों के नंबर्स भी आने हैं। सो अभी भी नंबर्स का लास्ट लैग बाकी है। अलॉन्ग विद दैट जो क्रूशियल ट्रिगर रहेंगे, अब अर्निंग खत्म हो जाएगी तो बहुत ट्रिगर तो बचेगा नहीं, फिर जहाँ जहाँ पर री रेटिंग है वो चीज़ें होंगी जिनको आप क्रूशली वॉच करोगे। लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा लैक क्लस्टर मूवमेंट का अनुमान आप लगा सकते हैं। प्लस वैल्यू बाय जहाँ जहाँ पर हो रही है वहाँ तो रहेगी ही, प्रिवेल करेंगे ही, तो आप उन सेक्टर्स पर नज़र रखिए जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी बनते हुए देख भी रहे हैं मिड टाइम, जैसे कि फार्मा है या फिर IT है। इनमें कुछ सिलेक्टिव नाम जहाँ पर आप ऑलवेज पोजीशंस ले सकते हैं अभी भी विद टाइम। आगे अब इतना बड़ा ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी, जहाँ पर आपको फेस्टिव डिमांड मिलती है, ये श्राद्ध के महीने पूरे होने के बाद डिमांड पिकअप आता है, तो तमाम वो रिटेल कंपनियाँ, फैशन रिलेटेड कंपनियाँ या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सब कंपनियों के ऊपर आप नज़र रखो, सीमेंट, पेंट, इन सब पे आप ध्यान दे सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सेकेंड हाफ के लिए एटलीस्ट वॉच करोगे। बट आज के लिए मार्केट सो फार प्रेशर में रहा और स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज रहा। तो फोर्स मोटर ऐसी कंपनी में लगातार दूसरा अपर सर्किट रहा अच्छे नंबर्स के बाद, या फिर ख़राब नंबर्स के बाद जो बिकवाली आई वो स्टॉक स्पेसिफिक थी। तो आज अपोलो टायर में बिकवाली थी 7-8% के आसपास की, इंडिया सीमेंट में अप मूव था, कंटेनर कॉप में आज प्रेशर था, बायोकॉन में प्रेशर था। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। और सीधे अब सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं दोनों तरह के सवालों पर, यानी कि फेसबुक के सवाल भी और यूट्यूब के सवाल भी जो कि हमारे पास आएंगे। शुरुआत करता हूं पहले कुछ फेसबुक के सवालों के साथ, जहां पर पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है, इंडिया सीमेंट 2000 शेयर 220 रुपये के दाम पर, बहुत महंगा तो नहीं लिया है, ठीक है आप बने रहो अभी तो। आज वो कॉल भी थी किसी की, राजेश पालविया की कॉल भी थी और कल आशीष बहेती की कॉल भी थी, दोनों तेज़ी देख रहे हैं। वैसे नंबर वीक थे इस क्वार्टर के, लेकिन ख़राब नंबर डिस्काउंटेड ही है, तो वो डिस्काउंटिंग हुई पूरी और उसके बाद से तेज़ी आई है। तो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट वैसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सीमेंट सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। सो आप बने रहो, दो कंपनी अच्छी है और पुरानी हिस्ट्री है, और अब टूटा हुआ भी है बहुत ज़्यादा, तो 180 आपके लिए मैक्स स्टॉप लॉस रहेगा। 180-175 का स्टॉप लेके आप आराम से बने रहो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। कृष्णा इंस्टीट्यूट, सफायर फूड, डी मार्ट, SBI, मान्यवर, बाप रे बाप इतनी लंबी लिस्ट। आर दे गुड चॉइस? पीरियड 1 ईयर। विश्वास सर, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल नहीं होता है, आपको मैं ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब आपका पर्पस जो है, आपने जिसके लिए पैसा सेव किया है, वो पर्पस जब आ जाए, तो बहुत सारे लोगों के लिए बच्चों की पढ़ाई होती है, बहुत सारे लोगों के लिए घर लेना होता है, बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी लेना होता है, बहुत सारे लोगों के लिए खाली सेविंग्स करना होता है अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, कुछ लोगों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए होती है उन्हें, उसके लिए होता है। तो सबके प्लान्स होते हैं। आपने जो शेयरों के नाम चुने हैं, इसमें से ज़्यादातर का काम ही शुरू होगा सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, और आपके नामों में आता है डी मार्ट जो ऑलरेडी बीटन डाउन है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके लिए अच्छा होता है। आपके लिए मान्यवर, अगेन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके लिए ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है। SBI ऑलरेडी ऑल टाइम हाइपर ही कामकाज कर रहा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट, इस क्वार्टर के नंबर इसके बेटर थे, लेकिन अगेन इट्स अ हॉस्पिटल कंपनी, इसका फ्यूचर विद टाइम आपको समझ में आएगा। और लास्टली सफायर फूड, वो बात अलग है, अभी चलना शुरू हो गया है, तो आपको विज़न थोड़ा बढ़ा लीजिए। नाम अगर अच्छे भी आपने चुने हैं, लेकिन विज़न ख़राब है तो कुछ कर नहीं सकते। आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी एसेट को 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बेच भी देंगे प्रॉफिट लेके, लेकिन जो रियल वर्थ उसकी निकाल सकते थे वो नहीं निकाल पाएंगे। सो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा। क्वालिटी ज़्यादातर सब ठीक है, बट ड्यूरेशन मे वेरी समटाइम्स, तो उसका ध्यान रखिएगा एटलीस्ट।
Okay, what is your view on IRFC and Greaves Cotton? Can be a story of EV? EV की स्टोरी के लिए IRFC तो नहीं है EV की स्टोरी, लेकिन IRFC में सर एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, रेलवे भी और PSU भी। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि PSU पे इन्वेस्ट करिए, बट ऑलवेज रिमेंबर उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, ये नहीं कहा है कि 2 दिन के लिए करिए, 6 दिन के लिए करिए, 6 महीने के लिए करिए। सो एंट्री इज़ योर चॉइस, मतलब एंट्री इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, एग्जिट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एंट्री करना तो बहुत आसान है, कोई भी एंट्री कर सकता है कहीं पर भी, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है वो क्रूशल है। तो अगर आप IRFC में निवेशित हैं, किसी भी रेलवे, डिफेंस, PSU बैंक्स इन सब में निवेशित हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आपने एंट्री कहाँ की है और आपको एग्जिट कहाँ करना है। एग्जिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है एग्जिट। तो जैसे होता है ना, प्लेन की टेक ऑफ टफ नहीं होती, लैंडिंग टफ होती है। तो इसका लैंडिंग बहुत टफ है, कहाँ लैंड करोगे, कितना स्पीड रहेगा, कितना गियर लगाना है, सब कुछ। सो इसलिए आप ध्यान संभल के ही एग्जिट लेना। एग्जिट इज़ वेरी क्रूशियल, कितनी पोजीशन पे निकलना है। कई लोग हैं जो 3-3 गुना प्रॉफिट पे निकलते हैं, लेकिन शेयर वहाँ से 3 गुना उससे भी ऊपर हो जाता है। सो आपका रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी होनी चाहिए, आप सब्सटेंशियल टाइम पर एग्जिट कर गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में लाभ भी चला जाता है। सो इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना। लेकिन रही बात आपके EV पोर्टफोलियो की, तो EV पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सोना कॉमस्टार है, ज़्यादा ग्रीव्स कॉटन सर वैसे तो है EV के अंदर ऑलरेडी, इनकी 2 व्हीलर्स भी आती हैं EV के, और ये सबसे पहले पायनियर थे 2 व्हीलर लॉन्च करने में। उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन इसके शोरूम्स भी हैं ग्रीव्स के, और उन्होंने एक्सपेंशन भी किया उसमें। हालांकि नंबर इस क्वार्टर के बहुत ख़राब आया क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। लेकिन EV स्टोरी के लिए आप CG पावर भी देख सकते हो। आपको शायद लगता होगा नहीं CG पावर EV में नहीं है, लेकिन CG EV की मोटर्स भी बनाता है, और EV में ओलेक्ट्रा अच्छी कंपनी है, उसको भी आप देख सकते हो नीचे के लेवल पे मिले तो। मतलब भागे हुई हैं सब चीज़ें, तो थोड़ी हल्की हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन EV का पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक पार्ट एक वो नहीं। इवन मदरसन इज़ बिग प्लेयर, सोना कॉमस्टार इज़ बिग प्लेयर। इस तरह की कंपनी को देख लो, या फिर डायरेक्ट आप प्लेयर में उतर जाओ, फिर आता हीरो और बजाज जैसे प्लेयर, इनको भी आप देख सकते हो। ओके, वापस चलते हैं अब यूट्यूब के सवालों को लेकर, जहां पहला सवाल है, मार्केट में अभी कौन से शेयर पीक पर हैं, वो को बेचे चाहिए, और CWIP से फ्यूचर ग्रोथ का क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए। BTW अच्छी कंपनी हो या इंसान लॉन्ग रन में। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप पूछ रहे हो कि कौन से शेयर पीक पर हैं। सर सारे वो शेयर पीक पर हैं जहाँ पे फियास्को बहुत ज़्यादा है। फियास्को बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरें सुनाई पड़ रही हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज ऐसी दिख रही हैं जो कि कभी मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रिस्की बेट होता है। बोला था ना पहले भी कि देयर इज़ नो परफेक्ट वर्ल्ड, तो उसका ध्यान रखिएगा। जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसीलिए थोड़ा सा उन स्टोरी से बच के रहिए जो बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छी सुनाई पड़ रही है, साउंड कर रही है। जहाँ पर डिस्ट्रेस है, जहाँ सिचुएशंस ख़राब हैं, वो स्टोरी एंटर करने के लिए। जहाँ हर कुछ बुरा हो रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, उनमें भी क्वालिटी नेम्स, ऐसा नहीं कि कचरे में आप कूद पड़ो ये सोच के कि नहीं यहाँ सब कुछ ख़राब है। अच्छी क्वालिटी किसी बुरे दौर में है, उसको आप पिक कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी किसी अच्छे दौर में है, थोड़ा उससे आप दूर रह सकते हो। और घटिया क्वालिटी बहुत अच्छे दौर में है, तो उससे निकलने का सबसे अच्छा समय है। तो आप उनका ध्यान रखना। जो पुराने वो थे जिन्होंने पुराना बहुत पैसा बर्बाद किया है, आज वो अच्छे दौर में आ गए, तो उनको थोड़ा थोड़ा आप निकलने की कोशिश करना। ये वो सोचना मत कि उनमें टर्न अराउंड स्टोरी बन गई है। टर्न अराउंड स्टोरी 1-2 क्वार्टर में नहीं, कई साल लगते हैं उसे बनने में। हो सकता है बन भी जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज़ मोर, तो उसका आप ध्यान रखना एटलीस्ट। और रही बात आप BTW अच्छी कंपनीज हो या अच्छा इंसान, लॉन्ग रन में ऊपर ही जाना है, ज़रूर, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन पहले कौन ऊपर जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक ही बात बोलूँगा कि सर स्टॉक ऊपर ज़रूर जाता है, लेकिन ऊपर जाने की जर्नी उसकी कभी एक तरफा नहीं होती, मल्टीपल झटके खाता वो ऊपर जाता है। तो उन झटकों का इस्तेमाल करने में आप कितने सक्षम है 1, और 2 आप उन झटकों से घबरा गए हैं कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल डिवीस लैब को मैंने 600 रुपये से वो 4,500 रुपये तक जाते हुए देखा है, इनफैक्ट बहुत क्लोजली देखा है। लेकिन वो 600 रुपये से 1,200 रुपये तक गया था एक तरफा चाल में। ये बात होगी सन शायद 2008, 9, 10 की, जब वो लिकर बैन हुआ था। उसी समय पर ये डिवीज़ भी 600 रुपये के आसपास होता था। तो वहाँ से चला और 1,200 रुपये आया,
फिर वहाँ से चलते चलते 4000 ही पहुँच गया था, फिर 4000 के बीच में झटका दिया 2800-2900 का, फिर 3600 आया, फिर झटका मारा 3000 का, फिर 3600 आया। सो ऐसे करते करते मल्टीपल अटेम्प्ट करते करते अपने हाइस बना देगा, ऑल टाइम हाइस जो भी है इसके। लेकिन वो झटके का इस्तेमाल किन्हों ने किया, कितने लोग उसमें घबरा के निकल गए, वीक हैंड्स से कहता है निकल जाना, वो वीक हैंड्स ऐसे निकल जाते हैं। जिनके थोड़े करेज रहा, जिनको कंपनी के फंडा पे मजबूती पे भरोसा था, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी थी कंपनी की, वो डू यू नो इसीलिए होता है। जो हिस्ट्री पढ़ के बैठे हैं, जिनको लगता है कि नहीं कंपनी ने किस किस टफ टाइम में अपने आप को हैंडल किया हुआ है, तो वो होल्ड करते रहे और उनको पूरा क्रीम मिलता है। और विद टाइम आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो, वो भी कुछ हद तक लॉजिकल है। हमेशा खाली बने रहना ही सही नहीं होता, थोड़ी कैपिटल एटलीस्ट निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके अगला सवाल है, सर पीवीआर आइनॉक्स बाय क्या करें? अरूप सर देखो, इंडियन मल्टीप्लेक्स मार्केट का करीब करीब 70% हिस्सा इज अनऑर्गेनाइज एज इन सिंगल स्क्रीन ओन करते हैं उसे। आपको लगता होगा नहीं हर तरफ तो मल्टीप्लेक्स है, ऐसा नहीं है, छोटे शहरों में आज भी सिंगल स्क्रीन बहुत सारे हैं। तो सिंगल स्क्रीन मेजर डोमिनेंट है। अब आता है ऑर्गेनाइज मार्केट में। ऑर्गेनाइज मार्केट 33% है, और 33 या 35 या 38% जो भी है, उसका करीब करीब 90% हिस्सा इनके पास है, दोनों के पास, या 80% आप मान लो मोटा मोटा इनके पास है, क्योंकि उसमें कुछ बाकी मल्टीनेशनल प्लेयर भी हैं और एक दो छोटे प्लेयर भी हैं, लेकिन 80% ये लोग डोमिनेंट लेके बैठे हुए हैं। तो है तो ये डोमिनेंट कंपनी। 1 जैसा इंडिगो है। 2 ये सेक्टर भी बजिंग है इंडियन स्टोरी को देखते हुए, और जिस तरह मूवीज़ आ रही हैं, ना केवल मूवीज़, फिर वो वर्ल्ड कप, अब ये छोटे प्ले भी दिखाने लग गए, फुटबॉल भी दिखाते हैं, तो वो दायरा ही बहुत बढ़ चुका है। सो दे आर गुड कंपनीज, बट इस चीज़ का ध्यान रखना पहला कि मर्जर के बाद कितना और फॉल दिखा चुके हैं, लेकिन मर्जर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे इनके नंबर्स 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के। तो वो 1-2 क्वार्टर के डिस्टर्बेंस में जब भी फॉल मिले तब उसका इस्तेमाल करना है, इसको आराम से एंटर करने के लिए। आपको लगता है आज थोड़ा बहुत एंटर कर जाओ, से आप 100 शेयर लेना चाहते हो से फॉर एग्जाम्पल, तो आप 30 अभी ले लो, 20 किसी बड़े झटके में ले लेना, 10 किसी और झटके में ले लेना, 20 फिर किसी और झटके में ले लेना, ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करो तो ज़्यादा बेटर है। स्टोरी सो फार ठीक है, नंबर्स भी सो फार ठीक है, डोमिनेंट प्लेयर भी है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी में वो जो मर्जर का इम्पैक्ट है वो दिखना शुरू हो गया तो इनके लिए सब कुछ सही है, और अगर नहीं दिखा, लॉस ही रहे कंटिन्यूसली, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। सो इस तरह आप स्टोरी को इसकी रीड कर सकते हो। IRCTC एंड NBCC पर होल्ड या बाय? बालू जी, ये दोनों के दोनों शेयर ना सुपर चल चुके हैं, थोड़ा बहुत नहीं सुपर चल चुके हैं। आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत टूटे हुए हैं, 1200 रुपये का शेयर 600 रुपये पे दिख रहा है आपको, या 700 रुपये पे दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। दो IRCTC ने अपना कंसोलिडेशन पूरा कर लिया हाल फिलहाल के, तो आप उसमें बने रह सकते हो। NBCC केस में नंबर लॉस से प्रॉफिट में आया है YOY बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू हालांकि नंबर वीक है, आज ही नंबर मैं इनके देख रहा था। ये दोनों चले कैसे हैं कि 2010 में जब IPO आया था NBCC का, तब ये शायद 2 डिजिट में एक IPO था 60 रुपये का, फिर एक तरफा चला था 800 रुपये तक गया था, 800-900 रुपये, फिर वहाँ पे एक साथ स्प्लिट और बोनस दोनों आए थे, उसके बाद टूट के आ गया था 100-125 रुपये, और वहाँ से टूट के चला गया 30-40 रुपये, और फिर ये घूम फिर के भी ये 60 रुपये घूम रहा है। तो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, आप समझो ना 60 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक गया, और वहाँ से स्प्लिट बोनस आया उसमें। सो इस तरह की तेज़ी इसने दिखाई। लाइक वाइज ये था IRCTC 300-350 रुपये का शायद IPO आया था, वहाँ से एक तरफा चल के 5000 रुपये तक गया, फिर इसमें स्प्लिट बोनस जो भी आया था एडजस्टमेंट, उसके बाद 1200 रुपये और टूट के वो 700 रुपये दिख रहा है। तो वो एक तरफा तेज़ी को अगर आप याद कर लोगे तो चला बहुत है, और चलने के बाद इक्विटी डाइल्यूट हो गई। लाइक वाइज इसमें भी हुआ है। सो अब लेकिन दोनों ही कंसोलिडेशन पूरा कर चुके हैं। नियर टर्म आप समझ सकते हो, स्टॉप लॉस लो क्लोज एक और बने रहो। अगर आपको लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म स्टोरी मल्टी बैगर वाली, तो वो एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। वो लॉन्ग टर्म आएगा, कितने लॉन्ग टर्म में आएगा ये कहना मुश्किल है। दो कंपनियां स्टेबल हैं, अपने अपने बिजनेस की ठीक ठाक कंपनियां हैं, लेकिन अगेन PSU है, तो हर PSU में ऊपर के लेवल पे OFS आएगा कि नहीं कहना मुश्किल है। अब PM साहब खुद कह रहे हैं आप बने रहिए PSU में, तो आप मान भी सकते हो, ऑब्वियसली बात है, देश का सबसे प्रमुख आदमी है। ओके सर, LIC आफ्टर PM's लोकसभा स्टेटमेंट ऑन PSUs। सर देखो, मैं फिर एक ही बात बोलूँगा, PSUs में वैल्यू है, बहुत है, एसेट की तो वैल्यू का कोई हिसाब ही नहीं होता। BSNL की लैंड इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंड होती है, बारिंग पोस्ट ऑफिस या रेलवेज, आप, और ऐसे ऐसे एक्सट्रीम एरियाज़ में इनकी लैंड है जिनको आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके एसेट की तो वैल्यू अलग ही है, BHEL की, सेल के प्लांट्स की, या रेलवे के प्रोजेक्ट्स की।
तो इनकी लैंड वैल्यू, इनकी असेट वैल्यू बहुत होती है। इवन LIC के पास तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी है, आप खुद समझ लो 10% LIC का इन्वेस्टमेंट इक्विटी का खाली रिलायंस में है। तो अब रिलायंस के जियो के शेयर भी तो उनको फ्री में मिल गए होंगे, तो वो उनके पास अलग रखे हुए हैं। सो इस तरह का वो शेयर बेचते नहीं इस तरह के कंपनियों के, तो ऐसी वैल्यू तो ओवर पीरियड टाइम उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। बट LIC अपना मार्केट शेयर देता जा रहा है HDFC या बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के आगे। तो ऑन अ फेस ऑफ इट देयर इज नो डिनायल कि दे आर बिग, दे आर जाइंट, दे आर एवरीथिंग, दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। लेकिन अब जब सामने कंपटीशन थोड़ा थोड़ा करके उनके मार्केट शेयर को इरोड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही। और SBI का भी ऐसी विद टाइम ICICI और HDFC बैंक ने मार्केट शेयर इरोड किया है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखकर ही कोई कॉल लेना। आप बने रहो PSU में टिल द टाइम OFS नहीं आता, और LIC में तो वैसे भी 98% गवर्नमेंट का स्टेक है, तो आज नहीं कुछ सालों बाद स्टेक ऑफलोड तो होना ही चाहिए, तो उसका आप जरूर ध्यान रखना। और वैल्यू बाय तब बन जाती है जब 560, 570, 580 रेंज मिलता है, वहाँ मिल जाता है, आप जरूर एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। बस बाजार में एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि मार्केट में स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सेल होती हैं, तो स्टोरीज़ मत ना देखकर आप प्रॉफिट्स को देखिएगा, जिसके दम पर एटलीस्ट जो मिलेगा वो सब्सटैंशियल क्वालिटी मिलेगा। तो प्रॉफिट पकड़िएगा, प्रॉफिट की स्टोरीज़ मत पकड़िएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के YouTube पेज और CNBC आवाज़ के ही Facebook पेज पे आप रोज़ 3:30 बजे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।